बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया की, या पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशंस की टाइम लाइन है, आज हम इस पे जो है वो बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये हमेशा से ही ख़राब रहे। यानी कि थ्रू आउट अगर हम हिस्ट्री में देखें कि 1947 से लेके आज 2021 है, लेकिन आज तक पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं इन्हें हम आइडियल रिलेशंस किसी सूरत भी नहीं कह सकते, बल्कि ये प्रॉब्लम्स और मसाइल ही जो है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं और मज़ीद ख़राब ही हो रहे हैं। तो अब इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ऐसा क्यों है। तो देखिए, सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी कि जब तकसीम हुई, अगर उस टाइम की हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की जब तकसीम हुई तो उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था आइडियोलॉजी का, यानी नज़रियाती जो तज़ाद था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था। और यही प्रॉब्लम आज तक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। क्यों? यही प्रॉब्लम हिंदू और मुस्लिम के बीच का प्रॉब्लम है कि अब जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कहा जाता है कि भाई जो पाकिस्तान है एक्चुअली में पाकिस्तान तो था ही नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तान ही था। अब इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि हकीकत यही है कि हिंदुस्तान ही था और उसके बाद जो है वो 1947 में क्रिएट हो गया। लेकिन जैसे हम बात करते हैं अक्सर और ख़ास करके कायदे आज़म की एक स्पीच का जिक्र किया जाता है कि कायदे आज़म ने ये फरमाया था कि भाई उसी दिन पाकिस्तान वजूद में आ गया था जिस दिन मालाबार के साहिल पे पहला मुसलमान जो है वो पहला हिंदू जो है मुसलमान हुआ था। अब आप देखिए, पहला हिंदू कब मुसलमान हुआ था, इस बात से क्या, इसका मतलब क्या कायदे आज़म कहना चाह रहे हैं। देखिए, कायदे आज़म ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान का मतलब है आइडियोलॉजी, कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करता है। गो के बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान के अंदर भी इस बात के ऊपर एग्री नहीं करते कि यार पाकिस्तान आइडियोलॉजी के बेस पे नहीं बना, लेकिन हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी एक नज़रिए की बेस पे बना। और नज़रिया क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि दो आइडियोलॉजीज़ का तजाद है ना। एक साइड पर आज हम देखते हैं हिंदुत्व है इंडिया के अंदर कि भाई वहाँ पर जो है ना हिंदुस्तान किसके लिए जी, हिंदुस्तान आज हम बात करें तो हिंदुओं के लिए है, ऐसा ही है। तो पाकिस्तान किस लिए बना, मुसलमानों के लिए बना, फिर ऐसा ही है। तो उसमें कायदे आज़म ने क्या कहा कि भाई ये एक सोच है कि जिस दिन पहला शख्स जो मालाबार का साहिल, यानी कि जो मुंबई का हम कह लें साहिल है, उसके ऊपर जब पहला शख्स जो है मुसलमान हुआ, जब अरब ट्रेडर्स जहां आया करते थे और ट्रेड किया करते थे, तो उनकी ट्रेड को, उनके रवैये को, उनकी सच्चाई को देख के जो यहाँ एक शख्स था जिसने खुद को हिंदुस्तानी कहा, तो वो शख्स जब मुसलमान हुआ, यानी कोई भी वो शख्स हो सकता है, मुसलमान हुआ, तो इसका मतलब उसने एक नई आइडियोलॉजी अडॉप्ट की, एक नया नजरिया अडॉप्ट किया, एक नई पैटर्न में, एक नई लाइफ की जो सिस्टम है उसमें चला गया। तो वो जो सिस्टम था उसी को हमने कहा कि वो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। तो इसका मतलब जब नया नजरिया बिल्ड हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वहां से लोग मुसलमान होना शुरू हुए, तो ये जो पूरे का पूरा मैप है, जो हिंदुस्तान का मैप था, ये हिंदुस्तान का मैप दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ऐसे ही है। अब ये 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले क्योंकि आज़ाद इसलिए नहीं हुआ कि उससे पहले तो हमने देखा कि मुसलमानों की जो है वो हुकूमत रही यहाँ पे, ख़ास करके 712 के बाद से हमने देखा कि किस तरह मुसलमान जो है वो आते रहे और यहाँ पे जो है वो रूल करते रहे। और उसके बाद आखिरी मुग़ल हुक्मरान जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। तो 1857 के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के पास सारे का सारा कंट्रोल चला गया। अब जब अंग्रेज़ों के पास कंट्रोल गया तो उसमें मुसलमान भी पिसे और हिंदू भी पिसे, यानी कि हिंदुस्तानी मिल के पिसे। तो इसी वजह से जो है उन्होंने मुश्तरका तौर पर स्ट्रगल की, लेकिन बाद में फिर वो जुदा हो गए। तो पॉइंट कहने का ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी आइडियोलॉजी है, कि आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर जब मुसलमानों ने ये देखा कि उनके लिए मुश्किल है यहाँ पे रहना, तो उन्होंने एक अलग वतन की जो है वो डिमांड की। इसी को आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। तो जब आइडियोलॉजी डिफरेंस थी तो इसी वजह से तकसीम हुआ, कि इसी वजह से अंग्रेज़ों को जो है वो तकसीम करना पड़ा हिंदुस्तान को दो हिस्सों के अंदर। तो जब तकसीम किया तो ऑब्वियसली इसका मतलब रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं हो सकते थे, ऐसा ही है। तो जब रिलेशंस अच्छे नहीं हुए तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। सबसे पहला प्रॉब्लम यानी आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं, अब ब्रिटिशर्स ने डिवीजन तो कर दी, उन्होंने तकसीम तो कर दी, लेकिन उनकी तकसीम में एक तो बरतानवी जो हुकूमत थी उसका अपना ख्याल भी यही था, और दूसरी साइड पे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो लीडर्स थे, ठीक है, उनका भी ख्याल यही था कि भाई ये एक आर्जी पार्टीशन है, इसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकता और वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इसी वजह से एक कमज़ोर तकसीम थी।
बात को समझ रहे हैं कि जिसमें सबसे बड़ा इशू प्रिंसली स्टेट्स का बना कि उस टाइम पे 562 के करीब जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको कहा गया आप अपनी मर्जी से चूज करें, आप जिसके साथ भी शामिल होना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान के अंदर की स्टेट्स थी, जैसे देखिए अब ये पाकिस्तान का यहाँ पे मैप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो इस एरिया के अंदर स्टेट्स थी, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी तो ये स्टेट्स भी अक्सरियत मुसलमानों की ही थी, मुसलमान थे वहाँ पे, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही शामिल होना था। इसी तरह से जो इंडिया के अंदर स्टेट्स थी उन्होंने इंडिया के साथ जो है वो इल्हाक किया, लेकिन जिनका इशू बना जैसे जूनागढ़ का, हैदराबाद का इशू बना और कश्मीर का इशू बना, तो ये प्रिंसली स्टेट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उन्होंने जो है ये छोड़ा प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, और उसमें हमने देखा कि सबसे बड़ा जो इशू है वो कश्मीर का बना, और यही वो इशू है जो उस टाइम पे 1947 के अंदर बना और आज 2021 के अंदर भी ये इशू मौजूद है। इवन मजीद जो है ये वर्स हुआ, सॉल्व होने की तरफ ये नहीं गया, और इसी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस कभी भी जो है वो नॉर्मल नहीं हो सके, क्योंकि जैसे ही जो है वो प्रिंसली स्टेट्स जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की तो कश्मीर के मुसलमान तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, लेकिन महाराजा जो है उसने इंडिया के साथ जो है वो इल्हाक का फैसला किया। अब उसमें क्या हुआ कि यहां पे जिहाद स्टार्ट हो गया, तो स्टार्ट से ही जब जिहाद स्टार्ट हुआ फिर पाकिस्तान की वॉर हो गई फर्स्ट, ठीक है, तो जब फर्स्ट वॉर हो गई तो यहां से ही 1948 के अंदर क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं, जो पहले से ही इस बिना पे जो है वो तकसीम हुआ था कि उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंस थी, ऐसा ही है, तो नफरत तो पहले से मौजूद थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो इशू मजीद जो है वो बढ़ता चला गया कश्मीर की वजह से, और पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो स्टार्ट से ही खराब रहे। एक तो 1948 की वॉर, उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने जो है वो अगला प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया पाकिस्तान के लिए कि 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान को जो पानी आता था जिन दरियाओं का, वो पानी बंद कर दिया, क्योंकि उनके हेडवर्क्स जो थे वो इंडिया के अंदर थे, तो हेडवर्क्स को जब बंद कर दिया गया तो पाकिस्तान का वो टाइम आपको पता है आगे जो है फसलों का टाइम था, तो पाकिस्तान के लिए वो प्रॉब्लम पैदा हुई, और जो प्रॉब्लम फिर जो है वो 1960 के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक ने जाके सॉल्व करवाया। तो फिर प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते गए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के बीच में। अब अगर हम बात करते हैं कि डिकेड्स के हिसाब से कि किस किस दहाई में कैसे रिलेशंस रहे, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स पैदा हुए, तो सबसे पहले अगर बात करें 1950s की कि 1950 के जो दहाई है उस दहाई के अंदर जो है वो किस तरह के रिलेशन रहे, तो 1950 से 60 तक की अगर बात करते हैं तो उसमें देखिए अब क्योंकि 1950 से 60 में पाकिस्तान भी एक नई रियासत थी और खास करके पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, यानी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम था वो बहुत ज्यादा था, तो अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज थे वही बहुत ज्यादा थे कि पाकिस्तान के जो रिलेशंस बाहर बिल्ड होते वो नहीं हो पाए, तो इंटरनल रिलेशंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थे। कायदे आजम की जो है वो जल्दी डेथ, इसी तरह से लियाकत अली खान का जो कत्ल है 1951 के बाद, ये प्रॉब्लम्स जो है इन्होंने ज्यादा कर दिया पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को मजीद बिल्ड ना होने में। यहां पे फिर क्या हुआ कि 1949 के अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हुआ था। प्रॉब्लम क्या था कि जो मुहाजिरीन थे, खास करके जो यहाँ का जो बंगाल का एरिया था, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल तकसीम जो है पाकिस्तान की वो तो पंजाब और बंगाल की ही तकसीम थी, जिनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था कि भाई जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, और जहाँ पे हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, ठीक है, उसको दे दिया गया इंडिया को। तो तकसीम ये थी, तो अब बहुत बड़ी तादाद में जो है वो माइग्रेंट्स जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में आए गए, तो इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया, खास करके जो जैसे पाकिस्तान से अगर हिंदू जा रहे हैं तो उनको जो है वो कत्ल किया गया, इसी तरह से मुसलमान जो आ रहे हैं वहाँ से उन्हें शहीद किया गया, तो दोनों साइड से, यहाँ बंगाल के अंदर भी यही हालात थे। तो ऐसे में जो है फिर 1950 के अंदर 8 अप्रैल 1950 को लियाकत नेहरू पैक्ट जो है वो साइन हुआ, जिसके अंदर एक तो बायलैटरल रिलेशंस की बात की गई कि भाई अब जब बन चुका है तो चलो अब हम ताल्लुकात आगे बढ़ाते हैं कि हमारे जो म्यूचुअल रिलेशंस रहे हैं सदियों से यहाँ पे और ओबियसली रहे हैं, तो उन रिलेशंस को एक तो आगे लेके चलते हैं, और दूसरा जो माइनॉरिटीज़ का प्रॉब्लम है कि हम जो है कुछ टाइम इन्हें देंगे कि जो भी जहाँ आना जाना चाहे फ्रीली आ जा सकता है, और इनका जो है जितना भी यानी कत्लो गारत हो रही है इसको रोकने के लिए ये फर्स्ट एग्रीमेंट जो था वो एक साइन किया गया था। गो के कश्मीर का जो इशू है वो इसी तरह से चल रहा था। अब इसमें एक और फैक्टर भी था कि इंडिया की जो बिगिनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। स्ट्रांग से मुराद ये है कि देखिए इंडिया के बीच में से पाकिस्तान को दिया गया ना, कि पाकिस्तान एक हिस्सा दे दिया गया जी कि आप पाकिस्तान ले लें, तो पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं था, तो इंडिया तो वैसे का वैसा मौजूद था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, तो वहाँ पर ही उसी के अगेंस्ट में पाकिस्तान की जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम थी पाकिस्तान के लिए। तो वो जो साजिशें रही हैं वो स्टार्ट से ही रही और पाकिस्तान को घेरे रखा, तो रिलेशंस जो है वो बिल्ड हो नहीं पाए। इसके अलावा इंडिया के लिए प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, यानी कि पाकिस्तान को एज ए
एज ए सॉवरेन स्टेट जो है वो एक मुकम्मल रियासत के तौर पे एक्सेप्ट कर लेना, ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि आप देखें आज अगर 2021 है तो आज भी जो है वो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं कि इंडिया ये नहीं मानता कि पाकिस्तान एक स्टेट है। ठीक है, गोगी से मानना पड़ता है, लेकिन इश्यूज तो हैं, ऐसा ही है। तो उस टाइम पे भी जो है जब इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था और पाकिस्तान जो है वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था, तो जो एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम था वो मौजूद था। इसके अलावा जो एंटी यूनिटी एलिमेंट्स थे दोनों साइडों पे, क्योंकि बात फिर वहीं पे आती है कि अगर एक आइडियोलॉजी की बेस पे बना मुल्क, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस साइड से जो आइडियोलॉजिस्ट जो लोग थे, जो ज़्यादा बिलीव करते थे, ठीक है, उन लोगों ने जो है, अब जाहिर बात है फिर यहाँ पे अपोजिट बेसिस में यहाँ पे सियासत भी तो करनी थी, तो ऐसे में जो है यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ कि वो लोग जो नहीं चाहते थे कि भाई रिलेशंस बिल्ड हों, तो दोनों साइडों से प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुए, दोनों साइडों से हालात जो है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती रही, और कश्मीर जो है वो बेस रहा इन रिलेशंस का। ठीक है, और 1960 के अंदर क्या हुआ, यानी 50 से 60 के दहाई में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो वाटर ट्रीटी हमारी साइन होगी, जो कि इंडस बेसिन ट्रीटी जिसे जो है वो कहा जाता है, जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, जिसमें 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान को दे दिए गए और 3 दरिया जो है वो इंडिया को दे दिए गए। बात करते हैं 1960s की, कि 60s की दहाई में क्या हुआ, यानी 1960 से 70 के हालात कैसे रहे। तो 1960 से 70 के हालात भी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के ख़राब ही रहे। अब ये भी ख़राब क्यों रहे, क्योंकि इसमें सबसे जो मेजर कॉज था वो था 1965 की वॉर का। पाकिस्तान में उस टाइम पे अयूब खान साहब का मार्शल लॉ था, ये फर्स्ट मार्शल लॉ था, ठीक है, और इसी में जो है पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे के तौर पे जो है एक वॉर स्टार्ट हो गई, वो 1965 की वॉर, और ये वॉर भी कश्मीर की वजह से ही हुई। ठीक है, यानी दोबारा से जो पहले हमने देखा फर्स्ट में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वो किस वजह से हुआ, कश्मीर की वजह से, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उसके बाद हम देख रहे हैं दोबारा से, ठीक है, कि दोबारा से क्या इशू हो रहा है कि दोबारा से जो है वो कश्मीर की वॉर के ऊपर ही जो है फिर वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की वॉर बन गई। तो उस पाकिस्तान वॉर में क्या हुआ कि दोनों ने क्लेम किया, पाकिस्तान ने अपना क्लेम किया कि वो जीता, इंडिया ने अपना क्लेम किया कि वो जीता। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी देखें तो ये रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता कि कोई एक मुल्क जीता, कि पाकिस्तान ने भी जो है वो बहुत आगे तक जो है वो उनका इलाका फतह किया, इसी तरह से उन्होंने भी जो है मार्जिन हासिल किया, तो दोनों साइडों से रिजल्ट जो है वो तकरीबन सेम रहा। अब ऐसे में क्या हुआ कि रिजल्ट तो सेम रहा, लेकिन जो हालात थे दोनों ममालिक के, वो ममालिक के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए, वो जो बिल्ड हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि देखिए जब इससे पहले वॉर नहीं थी 1965 से पहले, तो हालात किसी न किसी तरह बिल्ड तो हो रहे थे, जो ट्रेड के रिलेशंस थे वो तो हो रहे थे, ठीक है, लोगों का आना जाना लगा हुआ था, तो वो जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो फिर से हालात 1960s के अंदर इस वजह से ख़राब हुए। फिर क्या हुआ, ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, ताशकंद जो है वहाँ पे जो है वो एक डिक्लेरेशन साइन किया गया इसी वॉर के ऊपर 1966 के अंदर, कि जिसमें जो है रशिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और वो जो इलाके जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे या जो इंडिया के हिस्से में आए थे, दोनों ने वो बॉर्डर्स जो है अपने दोबारा पहले वाले बॉर्डर पे चले गए और वो इलाके वापस कर दिए, जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद का निशाना दोनों ममालिक में जो है वो सरबराहान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो मौजूद थे उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया अयूब खान को, ठीक है, और साथ में उस साइड पे जो है लाल बहादुर शास्त्री साहब के वहाँ पे तो इंतकाल हो गया। तो दोनों साइड से जो है वो इनको ताशकंद डिक्लेरेशन के ऊपर जो है वो निशाना बनाया गया कि भाई आपने जीती हुई वॉर जो है वो हार दी। उसके बाद अगर बात करते हैं 1970s की, कि 1970 से 1980 तक के रिलेशंस कैसे रहे, तो देखिए 1970 से 80 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी जो है स्टार्ट ही वॉर से हुआ, कि जब तक जो है वो, इससे पहले भी यही प्रॉब्लम था कि जो इंडिया था वो सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को कि किसी तरह से वो जुदा हो जाए, ठीक है, और वहाँ की जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स थी उनको सपोर्ट किया जा रहा था, जैसे आज हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। तो बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पर उन्होंने क्या किया जी, BLA को जो है वो लिबरेशन जो आर्मी थी बांग्लादेश की, ठीक, उसको सपोर्ट किया रॉ ने फुल टाइम, उनको ट्रेनिंग दी, उनको यानी बहुत बड़ा एक फिर पैरामीटर है जिसके ऊपर फिर ये आगे जो है वो वॉर बिल्ड हुई। और उस वॉर के नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स हैं 93,000 ऑलमोस्ट जो है माने जाते हैं, तो 93,000 के करीब जो है वो कैदी इंडिया के पास चले गए और ये वॉर भी हम हारे। उसमें क्या हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपना रोल प्ले किया, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि जब उन्होंने शिमला एग्रीमेंट के थ्रू जो है 1972 के अंदर जो है अपने प्रिजनर्स को वापस लाया, और ये दोबारा से एक एग्रीमेंट था जिसका मकसद ये था कि जो हालात हैं दोनों ममालिक के बीच में, इन हालात को दोबारा से नॉर्मल किया जाए, और जो ट्रेड रुकी हुई है उस ट्रेड को स्टार्ट किया जाए, जो म्यूचुअल रिलेशंस हैं उसको स्टार्ट किया जाए, और जो बीच के आपस के ताल्लुकात हैं लोगों के बीच में या बिजनेसेस के बीच में, वो उसी तरह से दोबारा से बिल्ड किए जाएं। तो ये 1972 के अंदर जो है वो शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। वहां से यानी कि हालात खराब हुए 70s के अंदर स्टार्ट में, फिर से दोबारा से 72 के अंदर बिल्ड होना स्टार्ट हुए,
और उसके बाद क्या हुआ कि एक नॉर्मल रूटीन के ऊपर हालात चलते रहे। फिर यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि 1977 के अंदर मार्शल लॉ लग गया, दूसरा मार्शल लॉ, और ज़िया-उल हक साहब जो है उन्होंने दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया। अब ज़िया-उल हक साहब ने मार्शल लॉ तो लगाया, लेकिन साथ में ही जो है वो 1979 के अंदर अफगान जिहाद स्टार्ट हो गया। अब जब अफगान जिहाद स्टार्ट हुआ तो वो जो फोकस इससे पहले सिर्फ सिंगल फोकस था पाकिस्तान का कश्मीर और इंडिया, जो फोकस था वो कश्मीर और इंडिया का फोकस हटा और वहां से जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर चला गया। साथ में जो है वो अमेरिका भी हमारे साथ शामिल हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि पूरे का पूरा फोकस जो है वो यहाँ से कन्वर्ट हुआ ज़िया-उल हक साहब के टाइम पे, और वो जिहाद पे गया, और जिहाद पे खास करके जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फोकस रहा पाकिस्तान का। तो इस दौरान जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के कोई रिलेशंस खास जो है वो बिल्ड नहीं हुए। उसके बाद बात करते हैं 80s की, कि 80s से लेके 90s तक, क्योंकि अभी तक जो है फिलहाल 1988 तक तो जो है वो ज़िया-उल हक साहब का ज़माना ही चल रहा है। तो जब 88 तक ज़माना चल रहा है तो उसी में वही जो रिलेशंस हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 80s के अंदर भी हालात जो है वो ख़राब हुए कि जब 1985 के अंदर सिखों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया गया, ठीक है, कहाँ पे जी, इंडिया के अंदर, इंडिया के पंजाब में, और सिखों पे इल्ज़ाम लगा कि भाई वो जो है वो पंजाब को तोड़ना चाहते हैं ISI की मदद से, यानी ISI जो है उनकी हेल्प कर रही है कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ या उनकी आर्मी के ख़िलाफ़ खड़े हों। तो यहाँ से दोबारा से हालात जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के ख़राब हुए और शदीद ख़राब हुए। उसके बाद जो है वो सार्क कॉन्फ्रेंस हुई 1988 के अंदर, ठीक है। तो ये जो सार्क कॉन्फ्रेंस हुई, साउथ ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस, तो इसमें जो है दोबारा से उस टाइम पे पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक साइड पर, राजीव गांधी जो है उन्होंने जो है मिल के दोबारा से जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया, और इसमें माना जाता है कि बेनज़ीर ने कुछ लिस्टें जो हैं वो शेयर की थी कि कुछ जो है वो जिसको सपोर्ट किया जा रहा था सिखों को, तो उस हवाले से भी एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। उसमें जो है गो के बात ये की गई कि भाई अब दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मल किया जाएगा और नॉर्मल हालात पे लाया जाएगा, और ये 88 के अंदर हो रहा है। लेकिन 88 के बाद क्या हुआ कि 89 के अंदर जो है, ठीक एक साल के बाद, कि अभी एग्रीमेंट हुआ ही था कि दोबारा से हालात जो है वो ख़राब हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि कश्मीर के अंदर जो है वो जिहाद स्टार्ट हो गया, मुसल्लह जिहाद। एक प्रॉपरली से पहले भी हो रहा था, लेकिन यहाँ से जो जिहाद स्टार्ट हुआ वो आप देखें आज भी जो है उसी तरह से वो जारी है, और उसी तरह से जो है वो जिहाद हो रहा है, जिसका इल्ज़ाम जो है वो लगता है पाकिस्तान के ऊपर, खास करके ISI के ऊपर, कि ISI जो है वो लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद को वहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो 1989 के बाद वहाँ जिहाद जब स्टार्ट हुआ, अपराइजिंग हुई, तो फिर से पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो ख़राब हो गए, जो ख़राब ही चले आ रहे थे। लेकिन बीच में जो है वो 88 के अंदर एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन उसके बाद फिर से जो है एक साल बाद ख़राब हो गए। 90s में अगर बात की जाए पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस की, तो गो के कश्मीर जिहाद भी चलता रहा, लेकिन 90s में हालात कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर हुए, और म्यूचुअल जो ट्रेड है वो ट्रेड किसी न किसी सूरत जो है वो जारी रही। तो 1990s का जो टाइम था, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहा एज़ कम्पेयर टू अदर डिकेड्स के। बाकी जो डिकेड्स थे उसमें इतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि इसी में नवाज शरीफ साहब की 2 टर्म्स थी और बेनज़ीर भुट्टो की 2 टर्म्स थी, तो उसमें जो है वो रिलेशंस तो बिल्ड होते रहे और रिलेशंस बिल्ड हुए। लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा से क्या हुआ कि 1998 में जब जो है वो इंडिया ने एटॉमिक ब्लास्ट किए, तो पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्ड में किए। तो जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, तो एटमी धमाकों के बाद दोनों ममालिक जो है वो दोबारा से हाई अलर्ट हुए, दोनों के ऊपर पाबंदियाँ लगीं, और ऐसे में दोबारा से जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के ख़राब हो गए। कि इससे पहले जो है वो रिलेशन चले आ रहे थे, लेकिन जैसे ही एटमी धमाके हुए तो अब दोनों जो है वो एक तरह से थ्रेट बने रीजन के अंदर, तो पाबंदियां भी लगी, लेकिन वहीं पर रिलेशंस भी जो है वो ख़राब हुए। इसी के बाद क्या हुआ कि कुछ ना कुछ 1998 के अंदर या 7 के अंदर रिलेशंस बिल्ड हुए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब के सेकंड जो टेन्योर था उस सेकंड टेन्योर के टाइम पे। लेकिन फिर से जब कारगिल वॉर हुई, अब कारगिल वॉर क्यों हुई कि 1999 के अंदर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा, ठीक है। अब जब दोबारा से मार्शल लॉ लगा और चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे जनरल मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया, तो ऐसे में क्या हुआ कि कारगिल वॉर जो है वो स्टार्ट हुई। तो कारगिल वॉर, अब इससे पहले भी एक ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन की बिना पे जो है वो कारगिल वॉर वो पूरी की पूरी एक वॉर कन्वर्ट होगी, जो कि एक ऑपरेशन किया जा रहा था सियाचिन के इलाके में, जो कि सबसे बुलंद तरीन महाज है। कि उस टाइम पर जबकि इंडियन फौजी सर्दियों के अंदर नीचे उतरते हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी ने प्लान किया था कि उन चौकियों के ऊपर जो है वो कब्जा किया जाएगा, जो कि बाद में एक वॉर की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें फिर जो है मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर भी किया और नवाज शरीफ साहब को उतार दिया। तो दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया वॉर के दहाने पे आके खड़े हो गए और हालात इंतहाई कशीदा हो गए, और ये दोबारा से हालात जो है वो 1990s के अंदर भी एंड में जाके दोबारा से खराब हो गए।
उसके बाद अगर बात करते हैं 2000 की, कि 2000 से लेकर 2010 तक के जो हालात हैं वो किस तरह के रहे, ये दहाई कैसी रही। तो जैसे हमने देखा कि जो आगाज़ है वो कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मुशर्रफ साहब के आते ही जो है वो एक जंग की वजह से ही आए। तो ज़ाहिरी बात है जब जंग की वजह से आए तो हालात तो पहले से ही ख़राब थे, तो उन ख़राब हालात में जो है मज़ीद ख़राबी भी पैदा हुई। लेकिन इसी दौरान जो है फिर मुशर्रफ साहब ने चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश भी की। ऐसे में क्या हुआ कि दोबारा से, जैसे मैंने कहा कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कश्मीर ही है, कि कश्मीर की वजह से ही हमेशा इश्यूज रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया 13 दिसंबर 2001 को। ठीक है, अब जब अटैक हुआ तो सिंपली उसका सारे का सारा जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर डाली गई, आईएसआई के ऊपर, कि भाई आईएसआई ने जो है वो लश्कर तैयबा को सपोर्ट किया, जिस वजह से ये अटैक हुआ। दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो हैं फिर से ख़राब हो गए इस नहज पे पहुंच के। इसके बाद 2001 के अंदर जो है, इससे पहले जो है ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, 14 से 17 जुलाई 2001 तक आगरा कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब जो है हमारे मौजूद थे, और दूसरी साइड से अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो कश्मीर के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसी के बाद ये हालात जो है दोबारा से ख़राब हुए। उसके बाद 2004 के अंदर सार्क कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, और इसमें जो है दोबारा से पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स ने बातचीत की, ठीक है, सदर साहब और प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन इसमें भी जो है वो कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सका और हालात को बिल्ड नहीं हो सके। गो कि कुछ जो है वो नॉर्मल हुए हालात, ठीक है, लेकिन वो उस तरह से बिल्ड नहीं हो सके। उसके बाद क्या हुआ कि 2007 के अंदर समझौता एक्सप्रेस का इशू हो गया। समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन जो है वो सर्विस थी जो कि लाहौर से जो है वो जाया करती थी दिल्ली। तो लाहौर से दिल्ली जाती, तो उसमें जो है वो एक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 68 के करीब जो है वो ऑलमोस्ट लोग जो है वो मारे गए उसके अंदर, जिसमें जो मेजॉरिटी थी वो मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की थी। तो इसका भी अभी तक पता नहीं चलाया जा सका कि ये क्या था। गो कि पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि भाई ये जो है वो एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी इंडिया की साइड से, ठीक है। तो इंडिया ये कहता है कि भाई उनके सिविलियंस भी जो है इसमें शामिल थे, जिनको जो वहाँ पे जो है वो इसके अंदर मारे गए। तो ये समझौता एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ। इसी से अगले साल क्या हुआ कि मुंबई अटैक्स हो गए 2008 के अंदर, जिसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो जब ये मुंबई अटैक्स हुए 2008 के अंदर, और लश्कर तैयबा के ऊपर जो है वो इसका इल्ज़ाम लगा कि लश्कर तैयबा ने जो है वो हाफिज़ सईद साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, उनका जो है वो अजमल कसाब को जो है वो पकड़ा गया वहाँ पे। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर से हालात ख़राब हो गए और दोबारा से जो है वो बॉर्डर के ऊपर फ़ौजें आ गईं और एक जंग के हालात पैदा हो गए, और बहुत मुश्किल से जो है वो इंटरनेशनल जो है इंटरवेंशन के थ्रू इस जंग को रोका गया, कि जो जंग होते होते जो बची इस मुंबई अटैक्स के ऊपर, ठीक है, तकरीबन 170 के करीब जो है लोग इसके अंदर मारे गए। तो इसका इल्ज़ाम भी आईएसआई के ऊपर लगा। तो ऐसे में जो है फिर से हालात तो ख़राब होने ही थे। वो जो यानी 2004 के अंदर सार्क कॉन्फ्रेंस में बिल्ड हुए थे, या 2001 के बाद बिल्ड होना स्टार्ट हुए थे, फिर से वो 2007 में और 8 में फिर से ख़राब हो गए। तो ये डिकेड भी जो है वो कोई अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस के लिए। उसके बाद बात करते हैं 2010 की, और 2010 से 20 तक की बात करें तो ये टाइम भी बहुत टफ रहा पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस का। गो कि इसका आगाज़ भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ, जिसमें खासकर अमन की आशा जो है इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली, कि अमन की आशा जो है वो ये मीडिया ग्रुप्स थे पाकिस्तान और इंडिया की साइड से, जिन्होंने कोशिश की पाकिस्तान और इंडिया के हालात को नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम तो ये चलता रहा, जिससे कुछ फ़ायदा भी हुआ, ट्रेड रिलेशंस भी इंक्रीज़ हुए, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो 2016 से हालात ख़राब होना स्टार्ट हो गए, कि जब बुरहान वानी जो हैं वो एक कश्मीरी कमांडो जो है मुजाहिदीन के, उनको जो है वो शहीद किया गया 2016 के अंदर। तो दोबारा से जो है एक शिद्दत की तौर पे जो है वो कश्मीरी मुजाहिदीन सामने आए, और उसका इल्ज़ाम फिर से, जैसे मैंने कहा, आईएसआई के ऊपर ही लगना था, कि उनकी ट्रेनिंग का इल्ज़ाम तो स्टार्ट से ही था कि आईएसआई ही करती है। तो ऐसे में फिर से पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो ख़राब हुए। इसी में क्या हुआ कि 18 सितंबर 2016 को ही जो है वो उड़ी अटैक्स भी हुए, कि जो है यहाँ पे जो फौजी थे उन फौजियों के ऊपर उड़ी के इलाके में जो है वो अटैक्स किए गए। तो इसमें क्या हुआ, दोबारा से फिर से हालात जो है वो ख़राब हुए, ख़राब हालात मज़ीद ख़राब हुए। फिर 2019 के अंदर भी ये ख़राब हालात चल ही रहे थे कि पुलवामा अटैक हो गया, कि पुलवामा अटैक हुआ पठानकोट के अंदर। उसमें जी 14 फरवरी 2019 को फ़ौजी जो है वो तकरीबन कोई 30 के करीब जो है मारे गए इंडिया के। उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा। यानी इल्ज़ाम किसके ऊपर लगता है, हमेशा से कश्मीर के मुजाहिदीन के ऊपर, और कश्मीर के मुजाहिदीन का ये कहा जाता है कि उनको सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की है, इसलिए हालात जो है पाकिस्तान से ख़राब हो जाते हैं।
फिर उसके अगेंस्ट में पुलवामा अटैक के अगेंस्ट में उन्होंने कहा जी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आगे से जो है फिर रिटेलिएशन की। उसमें आपने देखा कि फिर जिस तरह जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो उनके जहाज़ों को मार गिराया, तो उसमें फिर मज़ीद यानी हालात ख़राब हुए। इवन वो भी जो है फरवरी का जो टाइम था उसमें भी जो है वो 27 फरवरी को ख़ास करके जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था तो उसमें हालात मज़ीद जो है वो ख़राब हुए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर का जो स्टेटस था, ठीक है, वो चेंज कर दिया गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसे एक स्टेट से उन्होंने जो है वो अपना एक जो यानी कि एक सूबा बनाने की कोशिश की, जिसमें तो वो 5 अगस्त 2019 को जो है ये एक जो है वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया पार्लियामेंट से। तो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज किया। उससे क्या हुआ कि वो जो क्लास थी उसने जो है कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज कर दिया। तो हालात मज़ीद ख़राब हो गए कि उन्होंने कोशिश की इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने की, जो कि वो पहले से मानते थे कि ये हमारा हिस्सा है, और इसमें लद्दाख को उन्होंने सेपरेट भी किया। तो उससे मजीद हालात ख़राब हुए, और इतने मजीद हालात ख़राब हुए क्योंकि स्टेटस चेंज के ऊपर था। तो इसमें पाकिस्तान ने भी जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि ख़ास करके इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं जो है वो कश्मीर का एम्बेसडर हूँ। तो उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाके बातचीत की। गो कि इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंडिया के जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनकी इकॉनमी की वजह से जो है वो इकनॉमिक रिलेशन जो बिल्ड हुए थे दूसरे ममालिक के साथ। तो हमारे मुसलमान कंट्रीज़ ने भी जो है वो इस पर कोई जो है वो इस तरह से एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। तो उसके बाद से लेके आज जो है वो 2021 तक देखें आप, जो हालात चल रहे हैं वो उसी तरह से हैं। और उसमें खास करके अब जैसे हिंदुत्व का एक जो है वो कहा जाता है कि भाई इंडिया जो है वो हिंदुओं के लिए और वहाँ मुसलमानों की जगह नहीं है। और ख़ास करके उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद ये कहते हैं कि भाई जो मुसलमान हैं हम उनको यहाँ से निकाल के रहेंगे, उनकी जगह यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अब वो हिंदुत्व है और पाकिस्तान मुसलमानों का देश है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स अब मजीद आगे ही बढ़ रहे हैं। अब 20s की बात करें तो 20s में आपको पता अभी तक 1 साल गुजरा जिसमें कश्मीर के स्टेटस की वजह से हालात वैसे के वैसे हैं। हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर किस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं। इसी तरह से अफगान फैक्टर भी अब बीच में शामिल हो गया कि पहले अफगानिस्तान के अंदर से भी जो इंडिया है वो ऑपरेट किया करता था, लेकिन जब अब वहाँ पे जो तालिबान हैं उन्होंने जो है वो टेक ओवर किया है तो उससे पाकिस्तान का यहाँ कंट्रोल आया। तो इंडिया को इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई उन्होंने उनकी जो खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी वो वहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है, जिसको सरेआम कहते हैं। तो उससे भी जो है उनको शदीद गुस्सा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उन्होंने पाकिस्तान को खास करके इंटरनेशनली जो है वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश की है। खास करके FATF के अंदर अगर आप देखें इंडिया का रोल तो वो भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं दिया जा रहा। तो कश्मीर का जो सोल्यूशन है, अगर देखें अब कश्मीर इशू के अंदर ऑलरेडी इसका मैं जिक्र कर चुका हूं, यहाँ पे हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट यही है कि ये जो वॉर है ये आइडियोलॉजी की ही वॉर है। अगर आप सोचेंगे तो ये आइडियोलॉजी की कि एक साइड पे जो है वो हिंदुइज्म है और दूसरी साइड पे जो है वो मुसलमान है। तो यही वॉर इस टाइम पे चली आ रही है और यही लड़ाई है। और इसको खास करके जो मजहबी लोग हैं वो मजीद जो है वो आगे लेके जाते हैं। खास करके इंडिया के अंदर आप देखें कि जिस तरह से जो अभी उनकी जो पार्टी है BJP वो किस तरह से जो है उस चीज़ को प्रमोट करती है हिंदुत्व का। तो जब तक कश्मीर का कोई सोल्यूशन नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच के रिलेशंस ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी बार भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश की गई तो उसमें हमेशा जो है वो कश्मीर ही जो है वो एक प्रॉब्लम बना और कश्मीर के ऊपर बातों को रोक दिया गया कि भाई हम जब तक कश्मीर का सोल्यूशन नहीं करेंगे तो आवाम इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी दोनों साइडों से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अभी तक जो है वो 1947 से लेकर 2021 तक जो है वो ख़राब ही हैं। ओवरऑल ख़राब ही हैं। और इसका जो कॉज है वो कॉज क्या है जी, वो कॉज है कश्मीर, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के उसके नेबर के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें फर्स्ट कंट्री है। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।